हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश साउंड। मेरा नाम है कुलदीप और आज एक और हम नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी के जीडी के जो कुछ पुराने क्वेश्चंस जो हैं, जो पिछले सालों में आए हुए हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर हम आए हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एसएससी जीडी में क्या होता है ना कि क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो जाते हैं, बस बहुत ज्यादा क्या करेगा वो वैल्यू चेंज कर देगा, एज इट इज कॉन्सेप्ट पूरा रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे हैं तो जिनमें गारंटीड है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एज इट इज जो आने वाले पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं वहां पे ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से बड़े ही सिंपल आते हैं जीडी में, अगर आपने बेसिक क्लियर किया हुआ है तो आपसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीजेस बाय 20% देन व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है, उसका जो साइड, हर एक साइड को 20% से इंक्रीज कर दिया तो उसके पेरीमीटर में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी चीज में, चाहे स्क्वायर हो, किसी में दे दिया, स्क्वायर दे दिया आपको ट्रायंगल दे दिया, कुछ भी फिगर दे दिया, 3D 2D फिगर, कोई भी फिगर दे दिया, अगर उसकी साइड को इंक्रीज किया हुआ है, साइड क्या होता है, ए, किसी भी साइड को ए बी सी कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ए ले लिया, अगर साइड को इंक्रीज किया हुआ है तो जो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर की अगर बात करें हम तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होगा, 4a। साइड अगर ए है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4a। अगर खाली साइड्स को इंक्रीज किया है तो पेरीमीटर पे वही इफेक्ट आता है जो साइड पे आता है। ठीक है, अगर साइड को 20% से इंक्रीज किया हुआ है तो पेरीमीटर भी 20% से ही इंक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर स्क्वायर की बात करते हैं, क्योंकि स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर। अगर ए को हमने चेंज किया तो जो ए स्क्वायर एरिया चेंज होगा वो सक्सेसिव में चेंज होगा, 20% का दो बार ही सक्सेसिव लगेगा जो कि 44% आता है, तो एरिया 44% चेंज होगा। लेकिन जो पेरीमीटर होगा वो उतना ही चेंज होगा जितना कि आपका साइड चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपको प्रूफ कर देता हूं मैं। जैसे सपोज के 20% दिया ना, अब मैं ले लेता हूं साइड, ले लेता हूं 5। इनिशियल जो साइड था वो 5 यूनिट था साइड, तो पेरीमीटर क्या रहा होगा, 5 4 20। अगर 5 सेंटीमीटर साइड था तो पेरीमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। दूसरे पहले केस में, सेकंड केस में क्या हुआ, 20% इंक्रीज कर दिया साइड को, यानी 5 से 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया साइड, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर दूसरे केस में। अब देखिए पेरीमीटर कितना इंक्रीज हुआ है, 4 इंक्रीज हुआ है। किस पर इंक्रीज हुआ है, 20 पर। 4/20 इंटू 100 दैट इज 20%। सेम आया कि नहीं आया? तो आप इस बात को याद रख लीजिए, अगर किसी भी ट्रायंगल, स्क्वायर का, किसी भी चीज का, अगर आपने साइड को किसी जितने परसेंट आपने चेंज किया है, पेरीमीटर उतना ही चेंज होगा, जितना आपने साइड चेंज किया है उतने परसेंट ही पेरीमीटर भी चेंज होगा। हाँ, एरिया अलग तरीके से चेंज होगा, एरिया दो सक्सेसिव 20 का सक्सेसिव लगेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था अगर साइड, तो एरिया क्या था, यहाँ पे 25, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था तो एरिया क्या था, 36। तो कितना चेंज हुआ, 44%, सक्सेसिव से 44% आपको बताया हुआ था। समझ में आया ना आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बहुत बारी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के, जैसे पेरीमीटर पूछा तो एरिया पूछ लेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन गारंटीड आते हैं, क्वेश्चन 99% ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखेगा वहां पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पूछा था ना, इसका आंसर 20%। ठीक है, 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ कंपनी द नंबर ऑफ इंजीनियर्स डबल्स इटसेल्फ इन एवरी 2 years, in how much time will the number of engineers becomes 1024 times of its original number। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक किसी कंपनी में जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स है वो हर 2 साल के बाद डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो इनिशियल का 1024 टाइम्स, 1024 टाइम्स कितने साल के बाद होगा। कहने का मतलब क्या है, एक कोई कंपनी है, वहां पे जो इंजीनियर्स रहते हैं अगर 1 थे तो 2 साल के बाद वो 2 हो गए, 2 साल के बाद वो 2 हो गए। ठीक है, हमें ये बताना है यही 1024 टाइम्स कितने साल के बाद होगा।
कितने साल के बाद, x ईयर के बाद, यानी हमें नहीं पता कितने साल के बाद, ये जो 1 थे ये 1024 हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब कभी आए ना, आप एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं सीआई वाले में, अमाउंट का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अगर आपने अगर सीआई चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पे अमाउंट का हम फॉर्मूला यूज करते हैं A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं सीआई में। सीआई का यूज यहां पे हम लेंगे, कैसे लेंगे, अमाउंट क्या होता है कि कितने n टाइम्स के बाद, यानी सपोज कि अगर 2 साल है, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो चुका है, प्रिंसिपल कितना था, रेट उसी रेट पर। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। कैसे, जैसे कि एक बात बताइए, कंपनी था, इसमें 1 से 2 हुआ है, तो अमाउंट कितना हो गया है 2, प्रिंसिपल कितना था 1, किस पर हमें नहीं पता, रेट अपॉन 100, कितने सालों में, 2 सालों में। ठीक है, एक चीज एक इंजीनियर थे, वो 2 हो गए 2 सालों में, एक फॉर्मूला। अब पूछ रहा है कितना होना चाहिए, 1024। अब 1024, एक बात याद रखना, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, 2 की पावर 10 1024 होता है। आप सॉल्व करेंगे यही आएगा आपको। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि 2 की पावर 10 कब होगा, 2 से 2 की पावर 2 अगर हो रहा है 2 साल में, तो 2 की पावर 10 कब होगा। ठीक है, अगर 2 हो रहा है 2 साल में, 2 साल में अगर 2 यूनिट हो जा रहा है, तो 2 की पावर 10 कितने साल में, पावर कितना 10 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पावर अगर 10 इंक्रीज हो रहा है, यानी इसके हम पावर को, अगर इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 पावर है ना, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 20 साल के बाद जो ये कितना हो गया 1024। अगर कोई चीज 1 से 2 हो रही है 2 साल में, तो वही एक वाली चीज 1024 हो जाएगी 20 साल में। कैसे किया, फॉर्मूले के यूज करके, यहां पे अगर 2 पावर 10 हो रहा है तो यहां भी 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 साल। आंसर क्या आ जाएगा 20 साल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं हम सीआई में, वही हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, 1 से 2 हो रहा है 2 साल में, तो 1 की चीज 1024 हो रही है, कितना 2 पावर 10, यानी 10 into 2 20 ईयर्स। ठीक है, आंसर 2। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल आर इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द चेयर। इफ द कंबाइंड डिस्काउंट ऑन बोथ टेबल एंड चेयर इज 26%, व्हाट विल बी द डिस्काउंट गिवन ऑन द टेबल। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। कोई एक टेबल है और एक चेयर है, उनका जो एमपी है वो 2:3 के रेशियो में है। ठीक है, टेबल पर चेयर पर उसे 20% का डिस्काउंट देता है वो, और टेबल पर हमें नहीं पता कितना देता है। ओवरऑल उसे टेबल और चेयर पर मिलाकर 26% का डिस्काउंट मिलता है। तो हमें ये पूछा है कि टेबल पर कितने % का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका जो थोड़ा सा लेंदी है, कि आप एक काम करिए, मार्क प्राइस को 200-300 ले लीजिएगा। आप 200-300 ले लिया आपने, वहां से आपने डिस्काउंट दिया, यहाँ पे 20% डिस्काउंट, ओवरऑल 500 है, उस पर 26% डिस्काउंट, वहां से फिर आप 300% का निकालेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, हमने आपको प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में आपको क्या सिखाया हुआ था, सीपी जब सीपी गिवन हो, या फिर सीपी का रेशियो कब आता है, जब प्रॉफिट परसेंट अगर गिवन हो, तो वहां से दो सामान के प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो वहां से सीपी का रेशियो आ जाता है। 2 सामान का प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, ओवरऑल कितने % प्रॉफिट हो रहा है वो गिवन हो, तो सीपी का रेशियो हो जाता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। अगर एमपी गिवन है, आपको किसी 2 सामान के एमपी का रेशियो गिवन है, तो एमपी से डिस्काउंट परसेंट का कॉन्सेप्ट आता है। सीपी जैसे प्रॉफिट परसेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वैसे एमपी से डिस्काउंट परसेंट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे यहां पे देखेंगे, पहले जगह चेयर है और ये टेबल है। ठीक है, चेयर पे उसे कितने % डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का। टेबल पे कितने मिल रहा है हमें नहीं पता, X% का। ठीक है, ओवरऑल कितना मिल रहा है उसे, यहां पे देखिए 26% का। और चेयर और टेबल का जो रेशियो है एमपी का, वो 2:3 का है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? टेबल और चेयर का जो रेशियो है वो 2:3 का है। टेबल चेयर पे 20% का, टेबल पर x% का। तो एक बात बताइए, यहां सॉल्व करिए 26% का, तो 26 माइनस 6%, 6% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 26 माइनस 26%। 3 की वैल्यू अगर 6% है तो 2 की वैल्यू क्या 4% होगी? ठीक है, 3 की वैल्यू 6% है तो 2 की वैल्यू 4%, और ये चीज बड़ी होगी, ये अगर छोटी है इससे 26 है तो ये बड़ी होगी, तो 26 प्लस 4 30%। तो टेबल पर उसे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 30%। आप मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वो सब करने की आपको जरूरत ही नहीं, 200 लेके चले, 300 लेके चले, वहां पे एक का निकाले, ओवरऑल का निकाले, बहुत ही लेंदी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। अगर एमपी का रेशियो गिवन है तो डिस्काउंट परसेंट से एमपी का रेशियो आता है एलिगेशन के यूज करके। अगर सीपी का रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट परसेंट का यूज करके एलिगेशन में सीपी का रेशियो आता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट गिवन था तो एमपी का रेशियो से यूज करके डिस्काउंट परसेंट आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप एलिगेशन का याद रखिएगा, बहुत ही यूज आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 30%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, A alone can complete a piece of work in 14 days. B alone can complete the same work in 21 days. A and B start the work together, but A leaves after 4 days of the start of the work. In how many days B complete the remaining work? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीएम लेकर वहां से आप यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। ए कितने दिनों में करता है काम? 14 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 21 दिनों में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 42। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2। ठीक है, और टोटल वर्क कितना आ गया? 42। अब यहां भी देखते हैं, ए और बी साथ में काम स्टार्ट करते हैं। ए लीव्स आफ्टर 4 डेज। तो एक बात बताइए, 4 दिन के बाद ए चला गया, तो ए प्लस बी 4 दिन तक साथ में काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे? 4 दिन तक साथ में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो 4 एक दिन में कितना साथ में काम करते हैं? ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। 4 दिन तक काम किए थे तो कितना काम कर लिया था? 5 × 4 20 यूनिट वो काम ए और बी कर चुके थे 4 दिन में। 4 दिन में 20 यूनिट काम कर चुके थे। टोटल काम 42 यूनिट है ना, तो बचा हुआ काम बी ने अकेले किया ना, बी ने अकेले किया बचा हुआ काम। बचा हुआ काम कितना है? 42 माइनस 20, 22 यूनिट। ये बी ने अकेले किया, बी ने अकेले किया इतना काम, और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 22 यूनिट काम करने में उसे कितने लगे होंगे? कितने दिन? 11 दिन। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितने दिन तक वो साथ में काम किया, तो कितना यूनिट उन्होंने साथ में काम किया। बचा हुआ काम बी अकेले करेगा, तो कितने दिन लगेंगे उसे? 22 यूनिट काम करने में, 2 की एफिशिएंसी से 11 दिन। 11 दिन आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। If the highest common factor of two numbers is 8, then which of the following cannot be their least common multiple? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी दो नंबर्स का एचसीएफ अगर 8 है तो उनका इन चारों में से एलसीएम क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बात याद रखना, कभी भी एचसीएफ अगर गिवन हो आपको, एचसीएफ जो भी गिवन हो आपको, एलसीएम हमेशा उसका फैक्टर ही होता है। ठीक है, जो एचसीएफ होगा एलसीएम का एक फैक्टर ही होता है एचसीएफ। मतलब सपोज करिए अगर यहाँ पे 24 है तो 24 का कोई भी एक फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर, अगर एलसीएम किसी दो नंबर का एक्स वाई का 24 आ रहा है तो 24 का कोई एक फैक्टर जरूर होगा। 3 या 8 या 6 या 4 कुछ भी आप ले लेंगे, एक फैक्टर जरूर, एलसीएम का जरूर एक फैक्टर एचसीएफ होता है। कहने का मतलब ये है अगर एचसीएफ 8 है तो एलसीएम जो होगा, जो भी एलसीएम होगा उसमें 8 जरूर आएगा। 8 के बिना एलसीएम बनेगा ही नहीं। तो एक बात बता, अब इसमें हमें क्या चेक करना है? एलसीएम इसमें से एलसीएम क्या नहीं है? वही नहीं होगा जिसमें 8 नहीं होगा, जिसके टेबल में 8 नहीं आता होगा। अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। 72 की टेबल में क्या 8 आता है? बिल्कुल, 8 9 या 72, तो ये नहीं हो सकता है। सेकंड देखिए 24 के टेबल में क्या 8 आता है? बिल्कुल, 8 × 3 24, ये भी नहीं हो सकता है। फोर्थ देखिए 48 की टेबल में क्या 8 आता है? बिल्कुल, 8 × 6 48, ये भी नहीं हो सकता। 68 के टेबल में 8 नहीं आता है।
8 8 जो 64 होता है, 8 9 जो 72 होता है। 68 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो 68 एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम जो भी होगा उसमें एचसीएफ जरूर ही जरूर आएगा। एलसीएम कुछ भी हो जैसे इस क्वेश्चन में, उसमें 8 जरूर से जरूर आएगा, उसके बिना आंसर आपका एलसीएम आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 68 सी थर्ड, आपका आंसर 68 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहित मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाय 2, रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द करेक्ट वैल्यू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रोहित ने क्या किया, किसी एक नंबर को 2 से डिवाइड करने के बजाय उसने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रोहित को कोई एक नंबर दिया गया था, अब उसे बोला गया था इसे 2 से डिवाइड कर दो, उसने क्या किया, डिवाइड करने के बजाय उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमसे ये पूछा जो अब नया नंबर आया है वो करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंटेज है, मतलब जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए था उससे कितना परसेंटेज, उसका कितना परसेंटेज जो अब आंसर आ रहा है वो आ रहा है। आप एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो 2 के मल्टीपल में हो। सपोज करिए आप 4 ले लेंगे, तो रोहित को क्या बोला गया था कि 4 को 2 से डिवाइड करो। रोहित को एक्चुअल में क्या बोला गया था कि 4 को 2 से डिवाइड करो, तो आंसर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, आंसर फर्स्ट केस में कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 आना चाहिए था, लेकिन रोहित ने क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर सेकंड केस में कितना आया, 8 आया। पहले केस में कितना आना चाहिए था, आंसर 2 आना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना आया, 8 आया। तो 8 का कितना, 8 2 का कितना परसेंट है, 4 टाइम्स है, यानी 400% है कि नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 400% है ना। आप 4 के अलावा कुछ भी नंबर ले लीजिएगा, आप 6 लेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, 8 लेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, कुछ भी नंबर ले लेंगे आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, कितना 2 का कितना परसेंट है, 4 टाइम्स है तो 400%। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहित goes to his office at a speed of 10 meter per second and returns to his home at a speed of x kilometer per hour. If the average speed of Mohit for the whole journey is 12 meter per second, what is the value of x? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहित एक लड़का है, वो क्या करता है, अपने घर से ऑफिस जाता है 10 की स्पीड से, ठीक है, और वापस आता है x की स्पीड से, और ओवरऑल जो उसकी जर्नी का एवरेज स्पीड है वो 12 है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x किलोमीटर पर आवर की वैल्यू बतानी है। तो एक बात याद रखना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक बात आप हमेशा याद रखना, कोई 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, जैसे ए ले लिया एक पॉइंट बी ले लिया, ये रहा उसका ऑफिस और ये रहा उसका घर। ठीक है, ये डिस्टेंस वो गया और यहां से ये डिस्टेंस आया। अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी बंदा, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, जैसे यहाँ पे किस स्पीड से जा रहा था, 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड, आप किस स्पीड से रहा था, x किलोमीटर पर आवर। एक बात याद रखना, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ मीटर पर सेकंड है, और यहाँ किलोमीटर पर आवर है। आप एक काम करिए, इसको ना आप y मीटर पर सेकंड ले लीजिए, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। आप y मीटर पर सेकंड ले, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे x किलोमीटर पर आवर है और आंसर भी आपके x किलोमीटर पर आवर में। तो आप पहले काम, अब बाकी चीजें मीटर पर सेकंड में दी गई हैं, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए, या तो उसको 1 सेकंड को आप किसी को उस जो x किलोमीटर पर आवर है उसे छोड़कर आप y मीटर पर सेकंड ले लीजिए। जब y मीटर पर सेकंड आ जाएगा उसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, ये ज्यादा आसान है। तो जाते हुए क्या था उसका 10, आते हुए y था, और ओवरऑल जो एवरेज निकला है 12। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई बंदा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ s1 जाते हुए इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। आप इसको याद रख लीजिएगा, S1 से गया S2 से आया, तो एवरेज स्पीड का डिस्टेंस सेम होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं कभी नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा, डिस्टेंस इज सेम, ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं उसके अलावा नहीं अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो 2s1 बाय s1 प्लस s2, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एवरेज स्पीड क्या दी गई है हमें, 12, 2 टाइम्स ऑफ s1 क्या था 10, और s2 क्या था हमें नहीं पता, और 10 प्लस y। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, ये 6, ये 5 और ये 3। ठीक है, तो ये 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 15।
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन याद रखना आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आपको 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। यहां पे कर देता हूं मैं 15 मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, याद या तो आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 सेकंड। तो यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना है 18/5 से, तो 18/5 5 3 जा 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन 4 समझ में आया ना आपको। सबसे पहले आपको ये बात याद रखना, वहां पे x किलोमीटर पर आवर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर आंसर 15 मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन गिवन भी है, ये बात याद रखना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। बच्चों आपको आता भी होगा उसके बाद भी आप गलत कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के वहां पे से उसी यूनिट में आप मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में ही आप आंसर निकालेंगे, उसको फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। इस फॉर्मूले में जो S1 और S2 होगा उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। दोनों चीजें सेम में होनी चाहिए, अलग अलग होंगी तो आंसर नहीं आएगा आपका, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आंसर क्या हो जाएगा 54, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, if the diameter of a circle is increases by 15%, then what will be the percentage increase in its area? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपको जो इनिशियल शुरुआत में क्वेश्चन कराया हुआ था वही क्वेश्चन टाइप का है ये। एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या बोला है, एरिया कितना चेंज हुआ है। आपको क्या बताया हुआ था, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही चीज होता है। चाहे सर्कमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, इनका जो यूनिट होता है ना वो एक ही टर्म्स में होता है, जो पावर होता है वो 1 ही होता है। लेकिन जब एरिया की बात करते हैं, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, और एरिया क्या होता है πr²। तो यहाँ पे पावर 2 आ जा रही है, जब पावर 2 आ जाएगी तो सक्सेसिव लगेगा 2 बारी। अगर पावर 1 है तो सेम चेंज होता है। अगर यहाँ जैसे क्वेश्चन में डायमीटर अगर 15% चेंज हो रहा है तो एक बात है, डायमीटर दे दिया ना, तो यहाँ पे रेडियस है तो रेडियस भी 15% ही चेंज होगा। डायमीटर जितना चेंज हो रहा है उतना ही रेडियस चेंज होगा। इसका मतलब क्या है पता है, डायमीटर अगर 15% बढ़ा है तो रेडियस भी 15% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि डायमीटर 15% है तो रेडियस 7.5 होगा, ऐसा नहीं है। जितना परसेंट डायमीटर चेंज हुआ है उतना ही रेडियस चेंज होगा। अब ये यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा होता है सर्कमफ्रेंस कितना चेंज होगा, तो सर्कमफ्रेंस सेम ही होता है। 15% का रेडियस चेंज हुआ तो सर्कमफ्रेंस भी 15% चेंज होगा। लेकिन आपसे पूछे एरिया कितना चेंज होगा, जब एरिया आपको पूछ लिया है तो आप याद रखिए सक्सेसिव लगा दीजिए 15 का 2 बारी। जब 15 का सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं 2 बारी, 15 जैसे 15 + 15 + 15 × 15/100, ठीक है। 15 कितना हो गया 30, और 15 × 15 225/100, ये 2 जीरो इधर गया तो 2 पॉइंट लग गया, तो कितना आ गया 32.25% एरिया आपका इंक्रीज होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर यूनिट जैसे पावर को आप चेक कर लीजिए बस खाली, अगर जैसे यहीं पर अगर कोई स्फीयर लेकर बोला होता तो वहां पे क्या होता, r³ होता है तो सक्सेसिव 3 बारी लगता, 15 15 15 का 3 सक्सेसिव लगता है। यहाँ पे r² है तो 15 का 2 बारी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में 1 है तो 15 ही एज इट इज रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, the average weight of a group of 24 students increases by 2 kg when the weight of the teacher is also included if the initial average of the, ठीक है, ये 7 यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। If the initial average weight of the group of 24 students was 30 kg, then what is the weight of the teacher? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 2 किलो बढ़ जाता है जब टीचर का वेट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। 24 बच्चों का जो एवरेज वेट था वो 30 किलो था, तो हमें टीचर के वेट बताना है, ठीक है। एक बात बताइए, टीचर का वेट हम मान लेते हैं x था, जो टीचर का वेट था वो x kg था। तो पहले जो ऐसे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप एक काम करें, पहले टोटल समीशन क्या था बच्चों के वेट का, 24 × 30, ये टोटल वेट था पूरे क्लास का।
अब टीचर का भी वेट आ गया x kg। अब बंदे कितने हो गए, 24 बच्चे थे, एक और हो गया ना, 25 हो गए ना बंदे, और वेट कितना हो गया, 30 था, 2 किलो इंक्रीज हो गया तो 32 हो गया। ठीक है, पहले इतना वेट है पूरे क्लास का, टीचर का जब इंक्लूड हो गया तो 25 इंटू 32 हो जाएगा ना, 25 बंदे हो गए, टोटल स्ट्रेंथ तो 25 हो गए ना, और एवरेज 2 इंक्रीज हुआ तो 32 हो गया। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 इंटू 3 720 होगा, और 25 इंटू 32, अब कैसे 25 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, ओरली करेंगे, कैसे, किसी भी नंबर को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 32 है तो इसको 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 8 आया, आप 2 जीरो लगा दीजिए, 800 आंसर। इसका 32 इंटू 25 आपको करना है, किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं हम, 4 से डिवाइड करने पर 8 आता है, उसके बाद क्या करते हैं, उस 8 के आगे 2 जीरो चिपका दीजिए, 800। अब इधर क्या, 24 इंटू 3 72 यानी 720, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 80 kg टीचर का वेट आ जाएगा, ऑप्शन 3। समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप खाली यहां से निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आपको कराए यहाँ पे, ये एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से छाट के जो अच्छे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको कराए। आगे और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इनसे भी अच्छे क्वेश्चन जो जिनके 99.9% चांसेस है कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे आपके पेपर्स में। ठीक है, तो आप आगे भी वीडियोस देखते रहिएगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।